हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 6 और 7 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? सो व्हेन हैज वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो ये हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात, चाहे वो किसी भी वजह से बच्चे अनाथ हुए हों, चाहे युद्ध की वजह से अनाथ हुए हों या किसी और अभी कोरोना महामारी की वजह से जो अभी चल रहा है, इसकी वजह से जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं कि आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस को ऐसे बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों की याद दिलाने और दुनिया को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के रूप में चिन्हित किया जाता है कि ऐसे बच्चों को भी स्वास्थ्य और शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। और इसके लिए यूनिसेफ भी काम करता है कि सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक अवसर जो है वो समान हो, और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो भी किसी भी कारण से, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वो किसी और एपिडेमिक या पैंडेमिक की वजह से हो, कोई भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से बच्चे अनाथ हो, चाहे किसी के फादर ना हो या मदर ना हो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है असम, लद्दाख, पुदुचेरी या फिर नागपुर। तो यहाँ पर जो चुना गया है पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब होता है? युवा दिवस होता है हमारा 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पुदुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25वें राष्ट्रीय कौन सा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है? ये 25वां है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए 12 जनवरी 2022 को पुदुचेरी जाने वाले हैं। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा और ये भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी प्रतीक है। इस महोत्सव में देश भर से 18 से 22 आयु वर्ग के लगभग 7,000 युवाओं के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में पुदुचेरी के करीब 500 युवा हिस्सा लेंगे। तो कौन कर रहा है, कौन इसका आयोजन कर रहा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगिनरी का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी नील नोंगिनरी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? क्या वो राइटर थे, लेखक थे, सिंगर थे, गायक थे, म्यूजिशियन थे या फिर पत्रकार थे? तो ये संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ और पद्मश्री से सम्मानित थे। यहाँ देख सकते हैं ये हैं नील नोंगिनरी। तो म्यूजिकल ग्रुप शिलोंग चैम्बर क्वायर के संस्थापक, इन्होंने इस म्यूजिकल ग्रुप शिलोंग चैम्बर क्वायर के संस्थापक भी हैं ये। और जाने माने संगीतकार नील नोंगिनरी का संक्षिप्त बीमारी के बाद बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। नोंगिनरी वर्ल्ड कोयर काउंसिल के सदस्य भी थे और उन्हें 2011 में यू तोरेट सिंह अवार्ड मिला था। उन्हें 2010 और 11 के लिए फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था। 2017 से लेकर अपनी मृत्यु तक वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट अ 2-day इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये किया गया है आपके गुजरात के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और अंक ज्योतिष में है तो डेफिनेटली भारत में से ही कोई होगा। तो हु हैज रिसेंटली अचीव्ड द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अतुल कश्यप जी, जेसी चौधरी, बलदेव प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये कारनामा किया है जेसी चौधरी ने, जिनको न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के लिए पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है जेसी चौधरी जी। जेसी चौधरी जी ने अंक ज्योतिष में अपने लाइव स्ट्रीम सेशन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यूट्यूब पर प्रसारित इस सत्र को सबसे अधिक दर्शकों ने देखा। उन्हें यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में सबसे अधिक दर्शकों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया।
न्यूमरोलॉजी के अपना चैनल चलाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा दर्शक थे इनके प्रोग्राम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर ये दिया गया है डेनमार्क को, और डेनमार्क को दिया गया है ये पर्यावरण स्थिरता के लिए। तो डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन लॉन्च करता है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जारी करता है, और IMF ने इसमें बताया है कि आगे आने वाले समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छे से आगे ग्रोथ करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सो हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू ट्रेवल सोलो टू द साउथ पोल? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है हरप्रीत चंडी, निशि वासुदेव, अलका माहेश्वरी या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कारनामा करके दिखाया है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी ने ये कारनामा किया है। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पहुंच गई हैं। इसी के साथ बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही ये कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई हैं। हरप्रीत भारतीय मूल की पहली महिला जिन्होंने इस साहसिक अभियान को पूरा किया। भारतीय मूल की भी पहली महिलाएं हैं और अश्वेत भी पहली महिला हैं जिन्होंने इस कारनामे को करके दिखाया, हरप्रीत चंडी जी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की किस टीम का नाम है? सीमा भवानी इज द नेम ऑफ विच टीम ऑफ BSF? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की किस टीम का नाम है? तो यहाँ पर है आपके ऑप्शन महिला बाइकर टीम, वॉलीबॉल टीम, क्रिकेट टीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीमा भवानी जो है ये महिला बाइकर टीम है, वुमेन्स बाइकर टीम है जिसका नाम है। तो सीमा भवानी BSF की महिला बाइकर टीम है। गणतंत्र दिवस पर यह टीम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। इस आयोजन में विभिन्न रैंकों की 100 से अधिक महिला सैनिक हिस्सा ले रही हैं। वर्ष 2016 में सीमा भवानी टीम का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था सीमा भवानी टीम का? 2016 में। और उन्होंने पहली बार 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था, और इस साल भी 2022 में जो होगी उसमें भी ये भाग लेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में सुर्खियों में थी किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी which was in news recently is located in which state? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। तो ये है उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज जिले में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एक स्वायत्त निकाय है और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक शासी परिषद द्वारा प्रशासित किया गया जाता है। 2021 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 15,000 उड़ान के मुकाबले 19,000 घंटे की उड़ान दर्ज की है। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है? Which state union territory recognized तख्त दमदमा साहिब as the 5th तख्त of the Sikhs? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली या फिर पंजाब। तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली राज्य ने किया है ये। दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया है। तो अब जो कुल 5 तख्त हैं इनमें से मान्यता दे दी है, और कुल 5 तख्त कौन कौन से हैं? पंजाब में हमारे 3 तख्त हैं, महाराष्ट्र और बिहार में एक एक। तो यहाँ देख सकते हैं आप पांचों के नाम। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना में, तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर में, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ में, तख्त श्री दमदमा साहिब साबो तलवंडी में। तो अभी जो है दिल्ली सरकार ने तख्त श्री दमदमा साहिब साबो तलवंडी को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 को किसने लॉन्च किया? Who launched the नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है
स्मृति ईरानी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, पीयूष गोयल जी या फिर अनुराग ठाकुर जी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0 को लॉन्च किया है। अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। नीट जो है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग प्रदान करने के पहले, ताकि शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास करने के लिए एक अनुकूलित और व्यक्तिगत अनुभव के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा का उपयोग करते हैं। नीट का महत्व क्या रहेगा? नीट डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो अभी तक भी गैप है उसको पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच। ये भारत के साथ साथ विश्व की ज्ञान आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि भाई ये वर्ल्ड लेवल पे अपनी धाक जमा सके, इसलिए नीट को दोबारा से 3.0 इसका वर्जन लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फॉर विच फील्ड पीएम एक्सीलेंस अवार्ड इज गिवन? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एजुकेशन, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नन ऑफ दिस। शिक्षा, प्रबंधन, लोक प्रशासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया जाता है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 2006 से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस पुरस्कार के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका पंजीकरण शुरू हुआ है। इस साल पुरस्कार राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। पहले राशि कितनी थी पुरस्कार की? 10 लाख थी और अब 20 लाख कर दी है। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए इस योजना को 2020 में पुनर्गठित किया गया। जितने भी जिले हैं उनमें जो कलेक्टर हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा लोक प्रशासन में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी में किया गया है? इन विच यूनिवर्सिटी हैज द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसी के साथ इन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति की योजना की भी घोषणा की है। 21वीं सदी में भारत का भविष्य उस स्थिति में सुरक्षित हो सकता है, इन्होंने कहा है, जब आपकी आंखों में सितारों और ग्रहों तक पहुंचने की एक ज्योति हो। अगर आप अलग अलग ग्रहों, नक्षत्रों की ओर देखें तो आर्यभट्ट, विक्रम साराभाई, सतीश धवन और कल्पना चावला जैसे भारतीय आप सभी के बीच में से ही सामने आएंगे। बेसिकली कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो हमारा स्पेस है, जो हमारा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस चीजों में आगे आने के लिए, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, ग्रहों नक्षत्रों को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए इसका उद्घाटन भी किया गया है, इसको रखा गया है। और जो भी सेना है, जो हमारी तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनके बच्चों के लिए विशेष 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की जो योजना है वो भी इसके लिए, ताकि वो बच्चे भी इसके लिए आगे आ सके। चलिए बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा न्यायालय बन गया है? विच कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मद्रास, केरला, दिल्ली या फिर कोलकाता हाई कोर्ट। तो ये किया है अभी केरला हाई कोर्ट ने, जो कि पेपरलेस कोर्ट बन गया है। तो केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। साथ ही वकीलों को केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। हाल ही में भारत ने किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? इन विच मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हैज इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सी ड्रैगन, खंजर, हैंड इन हैंड या फिर मालाबार। तो अभी जो हाल ही में भारत ने किया है वो सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट किया है, और खंजर एक्सरसाइज जो है वो भारत किर्गिस्तान के साथ करता है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ करता है, और मालाबार में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चारों लोग मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए जानते हैं
भारत कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज में उसके सहयोगी पश्चिमी प्रांत प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभियान सी ड्रैगन में भाग ले रहे हैं। पश्चिमी प्रशांत सागर में गुआम में हुआ है ये, और इसका नाम सी ड्रैगन है, जो 2022 में अभी रिसेंटली हुआ है। और अभ्यास में भाग लेने वाले 6 देश ये हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। यह अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी अभ्यास प्रशिक्षण पर केंद्रित है, जिसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने से लेकर अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी पर नजर रखने तक की गतिविधियां शामिल होंगी। प्रत्येक घटना को श्रेणीबद्ध किया जाएगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले देश को ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार प्राप्त होगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार दिया जाएगा जो भी इस सी ड्रैगन अभ्यास में अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो मैं बता रहा था आपको, खंजर जो है वो भारत किर्गिस्तान के साथ करता है, हैंड इन हैंड चीन के साथ करता है, और माला आर्मन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और जो सी ड्रैगन है इसके अंदर भी आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, जापान भी है। तो कनाडा और दक्षिण कोरिया, अगर इसके अंदर हम 2 देश और ऐड कर देंगे तो ये सी ड्रैगन वाले ही बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना को बढ़ाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? With whom has the United Nations World Food Program partnered to enhance the प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम न्यूट्रिशन स्कीम इन इंडिया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या है, द अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए द अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ एक भागीदारी की है। तो पहले जो स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, अब उसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। और इस साझेदारी का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजना, रसोइयों सह सहायकों की क्षमता का निर्माण और स्कूली भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए ये जो रसोइये हैं, खाना किस तरीके से बनना है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उन सब के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम दोनों मिलकर काम करेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक इस समय डेविड बेसली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में पारंपरिक नव वर्ष लोसर महोत्सव कहां मनाया गया है? Where has a traditional New Year Losar festival has been celebrated recently? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है असम, मणिपुर, लद्दाख या फिर गोवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्योहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीनों के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। अब कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और क्या है लोसार का मतलब? लोसार का मतलब है नया साल, न्यू ईयर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ, वे कौन थी? रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड सिंधुताई सपकाल हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? क्या वो लेखक थी, फाइटर थी, सिंगर थी, समाज सेविका थी या फिर नन ऑफ दीज? तो वो सोशल वर्कर थी, समाज सेवी थी, जिन्होंने ऐसे काम किए जो शायद ही कोई और कर पाए। ये सिंधुताई सपकाल है, नमन है इनको मेरा। तो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधुताई जी ने कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हजारों अनाथ बच्चों की देखभाल की गई। इन्हें अनाथों की मां भी कहा जाता था, अनाथों की मां भी कहा जाता था। सिंधुताई को महाराज की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और इस नेक काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी एक अलग पहचान बनाई और बाहर भी इन्हें ना जाने कितने अवार्ड मिले हैं।
तो नमन है ऐसी शख्सियत को जिन्होंने इतना नेक काम किया, जिन्होंने 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और हर समय इन्हें बच्चों की ही लगी रहती थी। चलिए पढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? Who has recently won the रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पंकज शर्मा, जीशान लतीफ, विनोद कन्नन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इस अवार्ड को जीता है जीशान लतीफ ने। चलिए जानते हैं इनके बारे में। है जीशान लतीफ। तो जीशान लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है। अभी कुछ समय पहले असम में जो एनआरसी लागू किया गया था, वहां पर जो भारतीय नागरिक थे जिनके पास अपनी को ये साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं थे कि वो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके संघर्ष को इन्होंने अपने फोटो जर्नलिज्म और अपने जो पत्रकारिता है उसके थ्रू इन्होंने दिखाया, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया। एनआरसी सूची जारी होने के लगभग 1 महीने बाद लतीफ ने असम के 4 जिलों में अपना रास्ता बनाया। एनआरसी में शामिल करने के लिए लोगों के संघर्ष का दस्तावेजीकरण किया। यह जीशान लतीफ, जिन्हें फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। चलिए लेते हैं पिछली वीडियो का प्रश्न हमने आपसे पूछा था, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो मोहाली हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम का नया नाम है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और आज का प्रश्न है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? Who has started the बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन रिसेंटली? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।